जय हिंद दोस्तों। क्या हाल सबका? बढ़िया। बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी आई होप कि तुम सब लोग अच्छे से कर रहे होगे। आज जो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो बिहार में जो रिसेंटली कास्ट सर्वे कंक्लूड हुआ, जो कास्ट सर्वे कंक्लूड हुआ है, कंप्लीट हुआ है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस कास्ट सर्वे से कैसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पर्पस होगा। जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ। फैक्ट्स, जो भी रेलेवेंट फैक्ट्स हैं एंड जो कॉन्सेप्ट रेलेवेंट है वो, राइट। अपकमिंग प्रीलिम्स तक करते रहेंगे हम क्लासेस भी और इस तरह से एमसीक्यू डिस्कशन भी। पहला क्वेश्चन देखो। देखो, और एक बात, इस तरह से एमसीक्यू डिस्कस करने के पीछे मेरा पर्पस क्या है पहले भी तुमको बताया था। इसको मैं सिर्फ नोट्स के फॉर्म में तुम्हारे साथ शेयर कर दूं तो नोट्स पढ़ के याद रखना। और अभी जो प्रीलिम्स नजदीक है 13 तारीख को या 14 को जो प्रीलिम्स होगा तो वहां हमको एमसीक्यू बनाने हैं। दैट्स वाई एमसीक्यू के हेल्प से नोट्स याद करेंगे। ये वाला स्ट्रेटजी ज्यादा बेटर है। ओके, पढ़िए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे। अच्छा, एक और बात, इसको ना सर्वे बुलाना है, कास्ट सर्वे। मेंस के लिए भी आंसर लिखोगे अगर वहां पे यूज हो रहा है या इंटरव्यू में पूछा जा रहा है तो सर्वे बुलाइएगा, ठीक है। सेंसस मत बोलना, राइट, दैट इज नॉट द प्रॉपर टर्म। सर्वे बुलाइएगा, ज्यादा प्रॉपर टर्म है वो। पहला स्टेटमेंट है कि द 2022 बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे was notified by the government of Bihar on this date. Okay. The survey was conducted in 3 phases. अब पहला वाला जो स्टेटमेंट है ना वो एक प्योरली फैक्चुअल नेचर का स्टेटमेंट है कि इस डेट को स्टार्ट हुआ था। ये फैक्ट्स हम कई बार रट भी लेते हैं जिसके गलत होने के चांसेस थोड़े कम ही रहते हैं एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है कि इसको ना 3 फेजेज में कंप्लीट किया गया, ऐसा ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट कह रहा है। फर्स्ट पेज बोल रहा है वो कि हाउस लिस्टिंग था, देन कास्ट एंड इकोनॉमिक न्यूमरेशन सेकेंड और थर्ड पेज में किया गया अलग अलग। देखेंगे अभी। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट द सर्वे वॉज गिवन टू द जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को दिया गया, सामान्य प्रशासनिक विभाग को, कि भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो विभाग है प्रशासनिक विभाग, आप कास्ट बेस्ड सेंसस जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको है वो कंडक्ट करवाने की। और इनमें से कौन से करेक्ट है हमें वो ढूंढना है। करेक्ट इनकरेक्ट का भी ध्यान रखना प्रीलिम्स में बहुत अच्छे से। आओ, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सॉरी, जितना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहां पर। आंसर अभी नहीं देखो, पहले रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। सबसे पहले रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कि भाई इसके नोटिफिकेशन को लेकर, तो हाँ, कास्ट बेस्ड सर्वे जो है उसको नोटिफाई करने की जहां तक बात की जा रही है तो नोटिफिकेशन वाला पॉइंट हमारा करेक्ट है कि नोटिफिकेशन 2022 में किया गया। कब किया गया? 6 जून को, कि ऐसा कुछ कास्ट बेस्ड सर्वे स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट हम फेज की बात करते हैं तो कास्ट बेस्ड सर्वे हमारा 3 नहीं बल्कि 2 फेज में कंप्लीट किया गया है। पहला फेज हाउस लिस्टिंग का था, इस फेज में क्या किया गया वो भी हम देखेंगे। और दूसरा फेज था कास्ट एंड इकोनॉमिक न्यूमरेशन का, मतलब कास्ट और इकोनॉमिक से, इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड जो डाटा है डिफरेंट कास्ट ग्रुप का, डिफरेंट पीपल का, वो एक साथ कंक्लूड किया गया है एक ही फेज में, सेकेंड फेज में। और हाउस लिस्टिंग का काम फर्स्ट फेज में। तो टोटल कितने फेज हो गए भैया? टोटल हो गए 2 फेजेज, 2 फेजेज, ठीक है। डाटा कलेक्शन जो है नोटिफाई तो कर दिया गया जून 2022 में। डाटा कलेक्शन कास्ट सर्वे का स्टार्ट होता है कब से? जनवरी 2023 से। और फाइनल डाटा रिलीज कब करती है सरकार? गांधी जयंती के रोज 2023 में, अक्टूबर 2 2023। आंसर तो हमें मालूम पड़ गया कि फर्स्ट दोनों, या जो हमारे पहले स्टेटमेंट थे वो स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्या था स्टेटमेंट? 1 और 3, ये आंसर तो मिल गया। साथ ही हमने ये भी मालूम कर लिया कि 2 फेज में हुआ, पहले फेज में क्या और सेकंड फेज में क्या, कब डाटा कलेक्शन स्टार्ट हुआ था, कब कंक्लूड हुआ है। साथ में और थोड़ा और क्या, कि जो पहला फेज है हाउस लिस्टिंग वाला जो फेज है, तो हाउस लिस्टिंग वाले फेज में नेम ऑफ द हेड ऑफ फैमिली, कि भैया परिवार का कोई मुखिया है, मुखिया है तो उसका नाम क्या है, एंड नंबर ऑफ मेंबर्स, ये कवर किया गया पहले फेज में। कितना लिमिटेशन था? तो 530 ब्लॉक्स, 261 अर्बन लोकल बॉडीज। इतने फैक्ट नहीं याद रखे रहेंगे तुम्हें कि कितने ब्लॉक्स में हुआ था, बट एक बार मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है तो पढ़ लेना कम से कम, कि अगर एग्जामिनेशन में आया ना तो रिकॉल करने के काम आए। एग्जैक्टली याद रख पाने में थोड़ी दिक्कत होती है, रिकॉल करने के भी तो काम आएगा ना कि इतने सारे ब्लॉक्स में सब में हो गया था। और कहा जाता है कि जनवरी 7 2023 से जब से कलेक्शन स्टार्ट हुआ
एंड कर दिया गया इसको जनवरी 21 में। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, सेकंड फेज की बात कर रहे हैं। तो सेकंड फेज में क्या है? सेकंड फेज में कास्ट और उनके इकोनॉमिक कंडीशन को नोटिस किया जा रहा है। कास्ट और इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेकंड फेज में कलेक्ट करने का काम किया गया। इस तरह से दो फेज में डिफरेंट कास्ट ग्रुप से रिलेटेड जो भी डेटा चाहिए था वो डेटा कलेक्ट कर लिया गया। टेक्निकल डिटेल्स की बात करें कि इसमें क्या क्या टेक्निकल डिटेल्स की जरूरत पड़ी, तो एक एप्लीकेशन यूज किया गया, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन, जिसको हम बीजग बुलाएंगे। बिहार जाति आधारित गणना बीजग, नाम याद रखना, ऐसे फैक्चुअल टर्म्स दे दिए जाते हैं। बीजग को डेवलप करने का काम तो एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है ट्राइगेन टेक्नोलॉजी, इन्होंने किया था, लेकिन ओवरऑल आईटी सपोर्ट देने का काम बेल्ट्रॉन कर रहा था। मतलब गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने बोला बेल्ट्रॉन को कि देखो आईटी सपोर्ट हमें चाहिए, तो इसके लिए बेल्ट्रॉन एक यूनिट है जो कि आईटी सपोर्ट देगी। लेकिन एप्लीकेशन खुद बेल्ट्रॉन ने डेवलप नहीं किया है, उसके लिए फिर बेल्ट्रॉन ने एक और थर्ड पार्टी का यूज किया। कौन सी पार्टी का? ट्राइगेन टेक्नोलॉजी का और ट्राइजेन टेक्नोलॉजी का। इस तरह करके जो टेक्निकल डिटेल्स थे, टेक्निकल रिक्वायरमेंट थी, वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गई। सो ये बीजग ऐप डेवलप किसने किया है? ट्राइजेन ने। और ओवरऑल आईटी सपोर्ट देने का काम किसने किया है? बेल्ट्रॉन ने। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following with respect to the caste composition revealed by the Bihar caste based survey, consider the following statements. पहला कि the OBC and the EBC were found to be the largest demographic group। मतलब अब हमें इस सर्वे में ये ध्यान रखना है कि जनरल, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी क्या परसेंटेज था इनका, कितना परसेंटेज पॉपुलेशन में ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड। सेकंड है कि जनरल एंड शेड्यूल ट्राइब मेड लेस देन 20% ऑफ द बिहार पॉपुलेशन। एंड थर्ड, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कंबाइंड कॉन्स्टिट्यूटेड ओवर 50% ऑफ द बिहार पॉपुलेशन, कि एससी और एसटी मिलकर बिहार पॉपुलेशन का ओवर 50% पॉपुलेशन है। एससी एसटी मिलाकर जनरल और शेड्यूल ट्राइब 20% से भी कम है, और सबसे लार्जेस्ट ग्रुप ओबीसी एंड ईबीसी है। क्या ये सही है? सही ही पूछ रहा है आपसे। इसके लिए हम देख लेते हैं डाटा, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बिना डाटा दिमाग में रखे नहीं होगा, और मैंने इसको एमसीक्यू के फॉर्म में अरेंज कर दिया कि ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एज पर द कास्ट बेस्ड सर्वे ऑन एन एवरेज ओबीसी पॉपुलेशन कितना निकला? 27.12%। एंड ईबीसी पॉपुलेशन कितना निकला? 36.01%। तो फिर लार्जेस्ट ग्रुप ओबीसी प्लस ईबीसी को मिला के होगा कि नहीं? अराउंड 63% तक का। सो पहला स्टेटमेंट जो था हमारा वो करेक्ट हो गया कि यस, ओबीसी एंड ईबीसी लार्जेस्ट ग्रुप है, क्योंकि दोनों को मिला के अराउंड 63% टोटल पॉपुलेशन हो जाएगा बिहार के डेमोग्राफी का। फिर क्या कि एससी जो है वो अराउंड 19.65%, 20% के बराबर, जबकि एसटी काफी कम है। तो एससी और एसटी के बीच में ना काफी स्टार्क डिफरेंस है बिहार में। ऑब्वियसली झारखंड भी इसके पीछे एक रीजन है कि मोस्ट ऑफ द ट्राइबल रीजन झारखंड में गया, बट फिर भी ये काफी बड़ा डिफरेंस है एससी और एसटी पॉपुलेशन में। तो ये जो एक और स्टेटमेंट था थर्ड वाला कि एससी एसटी मिला के 50% हो जाते हैं, नहीं, एससी एसटी मिला के मुश्किल से 21% 22% पहुंचेंगे। एंड वन मोर थिंग, पॉपुलेशन बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी इज अराउंड 15.52%, 15.5% लगभग, कुछ ऐसा जनरल कैटेगरी का। ध्यान रखिएगा, इस तरह से इन तीनों डिटेल्स को यूज करके या इन डिटेल्स को यूज करके ऐसे स्टेटमेंट बनते हैं कि ओबीसी ईबीसी मिला के अराउंड 63% हो जाएगा। एससी जो है, अगर एससी एसटी की बात करें तो एससी पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, लगभग 20% के बराबर, 19.65। वहीं एसटी पॉपुलेशन 1.68 है। जनरल कैटेगरी की भी पॉपुलेशन भी 15.52, मतलब 16%। ओवरऑल भी बात करें अगर, ओवरऑल इन सबसे ज्यादा किसका, तो ईबीसी 36% अराउंड होता है, जो कि हम ये टोटल पॉपुलेशन 13.07 करोड़ में हमने फाइंड आउट किया है। इतना हमें पॉपुलेशन वाइज डेमोग्राफिक डिटेल्स की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन कास्ट सर्वे से रिलेटेड, कि इन द सेकंड फेज द न्यूमरेटर्स वर गिवन अ सेट ऑफ 17 क्वेश्चंस। देखो जो जो डिटेल से बन सकता है सब मैंने ट्राई किया कि तुम्हारे लिए बना दूं। इन द सेकंड फेज द न्यूमरेटर्स वर गिवन, 17 क्वेश्चन दिए गए थे इनको, which were to be mandatory answered by the respondent, कि भैया जिन घर में ये लोग सर्वे के लिए गए उनको 17 क्वेश्चन पूछा, और ये 17 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन मैंडेटरी थे आंसर करने को। कौन से फेज में बोल रहा है?
सेकंड फेज में, ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर यहाँ फर्स्ट फेज लिख देता ना तो मीनिंग उल्टा हो जाता। सेकंड फेज में लिखा है, सही था ये बात। तुम भी अगर घर में उस टाइम में ध्यान दिए होगे तो ये दिमाग में रहेगा। ड्यूरिंग द सेकंड फेज, फिलिंग द आधार नंबर, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, राशन कार्ड नंबर ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली वर ऑप्शनल। ये भी थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो एक बात समझ में आ जाएगी कि सच में ये ऑप्शनल होंगे, क्योंकि आधार नंबर तो चलो मान लो सबके पास है, पर गवर्नमेंट आपको फोर्स नहीं कर सकती है कि आप आधार नंबर दीजिए ही, इसको मैंडेटरी नहीं बना सकते हैं। हर हेड ऑफ द फैमिली का कास्ट सर्टिफिकेट हो ये तो जरूरी ही नहीं है। हर हेड ऑफ द फैमिली के पास राशन कार्ड नंबर हो ये भी जरूरी नहीं है। तो फिर तो ये वाला चीज ऑप्शनल होगा ना गाइज। हो गया ट्रू दिमाग लगाने से। थर्ड स्टेटमेंट, द नेम्स ऑफ पीपल लिविंग आउटसाइड द स्टेट हैव आल्सो बीन रजिस्टर्ड, कि जो लोग स्टेट के बाहर रह रहे हैं उनका भी नेम रजिस्टर किया गया नहीं। वैसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। अगर ये नॉट करेक्ट और करेक्ट ध्यान नहीं दोगे तो आंसर जस्ट अपोजिट ढूंढ के आ जाओगे। करेक्ट ढूंढना होता तो बी आंसर होता, लेकिन नॉट करेक्ट बोल रहा है, 3 ओनली, ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, आओ इस क्वेश्चन से रिलेटेड दो चीज तो मैंने तुमको बता दिया। पहला क्या कि सेकंड फेज में 17 क्वेश्चन दिए गए थे जो कि मैंडेटरी थे, क्योंकि अगर ये मैंडेटरी क्वेश्चन नहीं बताते तो फिर एग्जैक्ट डाटा हमें नहीं मिलता, जो रिक्वायर्ड डाटा है हमें नहीं मिलता, रिक्वायर्ड कंडीशन मालूम नहीं पड़ती। आधार नंबर या कास्ट सर्टिफिकेट नंबर ये सब ऑप्शनल ही थे, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड क्या है, थर्ड यहाँ पे एक डाटा है जो मैंने सेंसस की वेबसाइट से निकाला कि हु आर एलिजिबल टू बी रिकॉर्डेड एज मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड, कि मेंबर ऑफ हाउस होल्ड में किस किस को कंसिडर किया जाता है। तो मेंबर ऑफ हाउस होल्ड में कंसिडर किया जाता है कि ऑल पर्सन जो कि नॉर्मली रह रहे हैं उस हाउस होल्ड में, ऑल पर्सन नॉर्मली लिविंग टुगेदर बट स्टेइंग अवे फ्रॉम द हाउस होल्ड ऑन अ शॉर्ट टर्म। बीपीएससी की तैयारी करने के लिए तुम कहीं गए, तुमने छुट्टी मनाने के लिए तुम कहीं गए, तो तुमको काउंट किया जाएगा। In case the household head is staying away from the house for more than 6 months in last 1 year, his or her individual particulars will not be recorded with the family. However, the household members currently employed in military paramilitary services will be recorded with the household. मतलब घर का मुखिया जो है वो 6 महीने से ज्यादा के लिए बाहर है तो फिर उनका डिटेल नहीं होगा, बाकी लोगों का डिटेल काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर वो मिलिट्री सर्विसेज में है, पारामिलिट्री सर्विसेज में है, तो फिर उनका डाटा काउंट किया जाएगा। मतलब एक एक्सेप्शन है पारामिलिट्री या मिलिट्री पर्सनल को लेकर, ये एक्सेप्शन याद रखिएगा। तो 6 महीने के अंदर के लिए टेम्पररी अगर तुम बीपीएससी की तैयारी करने गए, किसी काम से गए, अपना इलाज करवाने गए, तुम काउंट हो गए। लेकिन अगर 6 महीने से ज्यादा आप स्टे कर रहे हैं तो फिर यहाँ लिखा हुआ है हु आर नॉट टू बी ट्रीटेड एज मेंबर, तो फिर आप नहीं काउंट होंगे। या तुम 6 महीने के लिए ही टेम्पररी बिहार में आके रह रहे हो रेंट के लिए, तो भी काउंट नहीं होगे। अब कोई सपोज दिल्ली का है और वो पटना में आके तैयारी कर रहा है बीपीएससी का, या किसी वजह से पटना आया है पटना घूमने के लिए, तो उसको नहीं काउंट किया जाएगा। या वैसे लोग जिनको घर छोड़ना पड़ा काम के लिए, शादी के लिए या किसी और चीज के लिए, तो वो भी नहीं काउंट होंगे उस चीज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द जस्टिस रोहिणी कमीशन। जस्टिस रोहिणी कमीशन, इस पे भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जस्टिस रोहिणी कमीशन के रिपोर्ट को भी बेस माना गया था कास्ट बेस्ड सर्वे के लिए। खुद गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने भी इनका हवाला दिया था कि जस्टिस रोहिणी कमीशन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, उनके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हम ये कास्ट सर्वे करवा रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या, द कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड टू एग्जामिन द सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी फॉर ए मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन। एकदम सही स्टेटमेंट है। ये कमीशन अपॉइंट ही इसलिए किया गया था, जस्टिस रोहिणी कमीशन दिल्ली हाईकोर्ट की जज थी हैं, ताकि ओबीसी के बीच सब कैटेगराइजेशन अगर करने की जरूरत हो तो वो किया जा सके। इट एम्ड टू आइडेंटिफाई द मोस्ट एंड द लीस्ट रिप्रेजेंटेड कम्युनिटी विद इन द ओबीसी लिस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब कि ओबीसी लिस्ट में जो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेड है और जो सबसे लिस्ट रिप्रेजेंटेड है उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। The report recommended that OBC reservation be extended to private sector employment as a constitutional mandate. ये देखने से ही लगता है कि गलत है, ऐसा कोई भी कमीशन रिपोर्ट नहीं करता है जनरली। ऊपर से वो जस्टिस थी, दिल्ली हाई कोर्ट की जज थी, उनको तो दिमाग था। कोई नेताजी करते ना तो हो सकता है रिकमेंड कर देते कि प्राइवेट सेक्टर में भी करवाओ, पर वो जस्टिस है ना, उन्हें पता है कि लॉजिक कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ पे इनवैलिड हो सकता है। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, करेक्ट ढूंढना है, आंसर मिल गया 1 and 2 ओनली। और जस्टिस रोहिणी कमीशन से रिलेटेड ये जो मैंने तुमको बातें बताई वो भी यहाँ लिखी।
कि भाई जस्टिस रोहिणी कमीशन से रिलेटेड एक कमेटी बनी अक्टूबर 2017 में। किसने बनाया? तो प्रेसिडेंट ने अपने पावर से बनाया अंडर आर्टिकल 340, अंडर आर्टिकल 340। पर्पस इसका था वही मेन, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी को लेकर रिपोर्ट सबमिट करना, ये बताना कि ओबीसी में कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जो सबसे ज्यादा एडवांटेज है, कौन सबसे लीस्ट एडवांटेज है, गवर्नमेंट के जो वेलफेयर मेजर्स हैं या रिजर्वेशन है उसका फायदा किसको कितना पहुंच रहा है। दैट वाज द पर्पस। और फाइनली इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट कब सबमिट कर दिया? 2023 में, जस्टिस रोहिणी कमीशन। और क्या याद रखेंगे कि जस्टिस रोहिणी कमीशन ने जो उनको टास्क दिया गया था वही बात है, they had to examine the extent to which there is inequality in the distribution of benefit, कि कितना inequality है। ओबीसी लिस्ट में सबको इंक्लूड तो किया गया, जितने ओबीसी हैं क्या सबको बेनिफिट्स बराबर मिल रहा है या अनइक्वल मिल रहा है। और साथ ही साथ ये भी रिकमेंड करना कि क्या कोई करेक्शन की जरूरत है क्या ओबीसी लिस्ट में सेंटर के। अगर किसी करेक्शन की जरूरत है सेंट्रल लिस्ट में, ऑब्वियसली अगर किसी करेक्शन की जरूरत है तो जस्टिस रोहिणी वो भी करेक्शन बताएंगी। एक और क्वेश्चन इनके रिलेटेड देखो जस्टिस रोहिणी कमीशन से कि द रिपोर्ट फाउंड दैट ए स्मॉल नंबर ऑफ ओबीसी कम्युनिटीज ऑक्यूपाई अ डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज शेयर ऑफ रिजर्वेशन, कि एक सर्टेन ग्रुप ओबीसी कम्युनिटी का वो बाकी ग्रुप्स के प्रोपोर्शन में ज्यादा एडवांटेज ले जा रहा है, ज्यादा बेनिफिट ले जा रहा है। डोमिनेंट कास्ट ग्रुप जिसको बोलते हैं, डोमिनेंट कैटेगरी जिसको बोलते हैं, डोमिनेंट ग्रुप, अलग अलग रीजन में अलग अलग डोमिनेंट ओबीसी ग्रुप हो सकते हैं। इट रिकमेंडेड अ 4 टायर सब कैटेगराइजेशन, याद रखना ये स्टेटमेंट भी सही है, 4 टायर सब कैटेगराइजेशन विद इन ओबीसी रिजर्वेशन, एंड the commission suggested that the existing OBC reservation quota should be increased to 35% to accommodate additional subcategories. If we go through the recommendation, तो पहला 2 पॉइंट तो सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। जस्टिस रोहिणी ने ऐसा कुछ भी डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं दिया था कि 27 से बढ़ाकर 35 कर दो तब जाके ये कैटेगराइजेशन पॉसिबल होगा। हाँ ये सही है कि जस्टिस रोहिणी कमीशन ने बोला कि एक 4 कैटेगरी फॉर्मूला चाहिए ताकि 27% में ही, देखो बड़ा ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ 4 कैटेगरी फॉर्मूला भी मैंने लिखा है और विद इन दिस 27% कोटा, यही जस्टिस रोहिणी कमीशन का रिकमेंडेशन था। और उन्होंने इस तरह करके कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और कैटेगरी 5 बना दिया था। ठीक है, कि कैटेगरी 1 इंक्लूड्स अराउंड 1674 ग्रुप्स, लार्जली द मोस्ट डिसएडवांटेज ग्रुप्स टू रिसीव 2% रिजर्वेशन। कैटेगरी 2 में उन्हें बनाया कि कुछ 534 ग्रुप होंगे जिनको 6% कोटा मिलेगा। कैटेगरी 3 में उन्होंने बताया कि कुछ 9% कोटा 328 ग्रुप को, और कैटेगरी 4 में बताया कि 97 कास्ट ग्रुप हों जो 10% रिजर्वेशन वाले। तो ऐसा उन्होंने एक 4 कैटेगराइजेशन करके बताया। ये कैटेगराइजेशन के डिटेल्स नहीं भी याद हो चलेगा, बट आप 4 कैटेगराइजेशन बताया है जस्टिस रोहिणी कमीशन ने, 27% कोटा में ही बताया है, कोई प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात नहीं की है या 27 से 35 करने की बात नहीं की है, ये चीज याद रखिएगा। और जस्टिस रोहिणी है तो उनके जो भी रिकमेंडेशंस होंगे वो रिकमेंडेशंस बैलेंस्ड होंगे, वो रिकमेंडेशंस प्रॉपर होंगे। कास्ट बेस्ड सर्वे से ये डिटेल्स याद रखो। बिहार स्पेसिफिक और भी क्वेश्चंस मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, ठीक है। कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो, एमसीक्यू बनाओ, पीवाईक्यू बनाओ, करंट अफेयर्स पर हो। क्लास में भी अभी इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है स्मार्ट आईएएस में, उसके बाद करंट अफेयर्स भी करवाया जाएगा, क्लास में भी करना। बट अब तुम्हारे पास कोई अगर मैगजीन भी है ना, कोई भी मैगजीन जो मार्केट में मिल रही है इजीली अवेलेबल, करंट अफेयर्स को लेकर ना घबराओ नहीं, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट ना करंट अफेयर्स में ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरे को सब 100% याद है, दैट इज नॉट पॉसिबल। कोई अगर ऐसा बोल के माहौल खराब कर रहा है तुम्हारे आसपास, वैसे लोगों से दूर रहो। एग्जामिनेशन से पहले ना नेगेटिव लोगों से दूर रहो, नेगेटिविटी मत आने दो, नहीं तो वो तुमको फ्रस्ट्रेट कर देगा, जितना आ रहा है वो भी भूल जाओगे। इसलिए नेगेटिविटी से दूर रहो। जितना करंट अफेयर्स तुम अभी तक पढ़ पाए हो, कोई एक ही सोर्स रेफर करो, एक से हो जाएगा। और नहीं होना होगा तो 10 मैगजीन भी रट लोगे तो भी कुछ नहीं होगा, रट भी नहीं पाओगे। एक ही अगर पढ़ रहे हो उस पर भरोसा रखो। स्टैटिक पोर्शन जो है उसको पढ़ा है तुमने, क्वेश्चंस बनाओ, सारे पीवाईक्यू बनाओ, घटना चक्र से बनाना है वहां से बनाओ, कहीं और से बनाना है बनाओ। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा उसकी कोई बात नहीं है, मैंने पहले भी तुमको बताया कि डायरेक्ट क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब हम पीवाईक्यू पढ़ते हैं ना तो वहां से एनालिसिस करते हैं कि अच्छा ट्रेंड में ऐसा देखा गया कि सोशल रिफॉर्म पूछा जा रहा है, तो सोशल रिफॉर्म में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसको दिमाग में रखना है। तो एडवांटेज मिलेगा ही, बेनिफिट मिलेगा ही, प्रीलिम्स में मेंस में भी ऐसे ही मिलता है। ठीक है, कीप स्टडिंग गाइज, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।